आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में आपने अम्ल के बारे में पढ़ा है कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीली लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक के बारे में पढ़ा है कि स्वाद में कड़वे होते हैं, जब छूते हैं उनको टच करते हैं तो वो साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं। और लवण जो हैं वो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। आज 10th क्लास में एक नई चीज़ है जिसका नाम है सूचक। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सूचक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी मदद से हम पहचानते हैं कि हमारे पास अगर कोई पदार्थ दिया है वो अम्ल है कि क्षारक है। मतलब अम्ल और क्षारक की पहचान करने वाले जो पदार्थ हैं उनको हम सूचक कहते हैं। आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा सूचक हम इस्तेमाल करते हैं वो लिटमस है या लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र का मतलब है लिटमस पेपर। लाल और नीले लिटमस जो मिलते हैं वो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अम्ल और क्षारक की पहचान करने में। आमतौर पर सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित या फिर रासायनिक सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक सूचक। नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, प्राकृतिक पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है लिटमस का। लिटमस जो है हमें लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, उससे हमें लिटमस प्राप्त होता है। इसका उदासीन रंग बैंगनी होता है। मतलब जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है फिर न्यूट्रल, इसका अपना खुद का जो रंग है वो बैंगनी रंग है। बिना अम्ल और बिना क्षारक के इसका जो रंग है वो बैंगनी रंग है। अम्ल के साथ मिलकर यह लाल हो जाता है और क्षारक के साथ मिलकर यह नीला हो जाता है। देख लीजिए, ये लिटमस से जो प्राप्त होता है लिटमस वो लाइकेन का पौधा है। इस लाइकेन के पौधे से लिटमस प्राप्त होता है। इसका खुद का रंग जो है वो बैंगनी है। अगर अम्ल में मिलाया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है और जब क्षारक में मिलाया जाता है तो यह नीले रंग का हो जाता है। ये लिटमस है। उसके अलावा एक और प्राकृतिक सूचक है हमारे पास हल्दी। हल्दी का अपना खुद का रंग पीला होता है, आप अच्छे से जानते हैं, रसोई में यूज़ होती है हल्दी। अम्ल के साथ इसका रंग परिवर्तन नहीं होता। अम्ल के साथ इसका रंग परिवर्तन नहीं होता और यह पीले का पीला ही रहता है, परंतु क्षारक के साथ इसका रंग परिवर्तन होकर लाल हो जाता है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, अगर हमारे सफ़ेद रंग के कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है, सब्जी गिरने का दाग लग जाता है, उसको साबुन से जब हम धोते हैं तो साबुन लगाते हैं उसका रंग जो है पीले से लाल हो जाता है। तो उसका कारण अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि साबुन में क्षारक होता है और हल्दी जो है वो क्षारक से विक्रिया करके लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा लिटमस और हल्दी के अलावा हम लोग लाल पत्ता गोभी या गुड़हल के फूल आदि का भी सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने सिलेबस में केवल यही 2 पढ़ने हैं। प्राकृतिक सूचक के बाद दूसरे नंबर पर जो सूचक आते हैं वो संश्लेषित सूचक या फिर रासायनिक सूचक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संश्लेषित का अर्थ होता है मानव निर्मित है और रासायनिक का मतलब होता है किसी न किसी रसायन से बने हैं। ऐसे 2 सूचक हमने पढ़ने। सबसे पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फ्थलीन। मेथिल ऑरेंज का खुद का रंग ऑरेंज होता है। नाम में पता चल रहा है ऑरेंज मतलब संतरी कलर, संतरे जैसा रंग। उदासीन जो इसका रंग है मतलब अपना खुद का जो रंग है वो ऑरेंज कलर है। अम्ल के साथ यह लाल हो जाता है और क्षारक के साथ यह पीले रंग का हो जाता है। तो हम इस तरह से अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। वही जो फिनोल्फ्थलीन है उसका उदासीन रंग जो है वो पानी जैसा होता है, मतलब कलरलेस, रंगहीन होता है। अम्ल के साथ भी यह रंगहीन होता है, अम्ल के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षारक के साथ इसका रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। तो इस तरह से हम फिनोल्फ्थलीन से केवल और केवल क्षारक की पहचान कर सकते हैं और मेथिल ऑरेंज से हम अम्ल और क्षारक दोनों की पहचान कर सकते हैं। ये हमारे पास संश्लेषित सूचक थे। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक एक अलग प्रकार के सूचक हैं, क्योंकि जो हमने इससे पहले पढ़े हैं, इससे पहले जो हमने 3 पढ़े हैं, ये सूचक प्राकृतिक और जो संश्लेषित सूचक है इनमें हम रंग में परिवर्तन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और फिर उससे पता करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ अम्ल है और कौन सी चीज़ क्षारक है। गंधीय सूचक में हम रंग का इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, हम गंध स्मेल करके, नाक से सूंघ कर, अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करके हम पता करते हैं कि जो दिया हुआ पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षारक है। ज़्यादातर हम 2 ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्याज और दूसरा है वेनीला। प्याज से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। प्याज की अपनी खुद की स्मेल होती है। जब प्याज के ऊपर क्षारक को डाला जाता है, क्षारक को जब डालते हैं तो उसकी खुद की स्मेल जो है वो हमें महसूस नहीं होती। अम्ल डालेंगे या फिर कोई पानी जैसी कोई चीज़ उदासीन डालते हैं तब तो महसूस होगी, लेकिन जब क्षारक
की बूंदें डालते हैं तो प्याज की अपनी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है। तो जैसे ही हमने कोई पदार्थ डाला और उसकी स्मेल गायब हो गई, हम समझ जाएंगे कि वो चीज़ क्या है, वो क्षारक है। वैसे ही वनीला जो है, वनीला आइसक्रीम आपने खाई होगी, उसके अंदर वनीला एसेंस होता है। वनीला का भी अपना खुद का स्मेल होता है और वो भी क्षारक के साथ महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये है अगर प्याज और वनीला की मदद से हम क्षारक की पहचान बड़े आराम से कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास गंधीय सूचक। इसके अलावा लौंग का तेल भी गंधीय सूचक में इस्तेमाल किया जाता है। सूचक के बाद अम्ल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पौधों और जीवों से प्राप्त अम्ल को जैविक अम्ल कहते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकार के अम्ल पढ़ेंगे। एक जैविक अम्ल है जो पौधों और जीवों से प्राप्त होता है, उसको हम जैविक अम्ल कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं इसको। उदाहरण के लिए सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है वो हमें नींबू से, संतरा से, खट्टा कीनू से, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है हमें इमली से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी अम्ल हैं जो हमें पौधों और जीवों से प्राप्त होते हैं उनको जैविक अम्ल कहा जाता है। और ये जैविक अम्ल हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। इनको खाने से कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर पृथ्वी के खनिजों से बनने वाले जो अम्ल हैं उनको खनिज अम्ल कहा जाता है। जो पृथ्वी के खनिजों से बनते हैं उनको खनिज अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्ल के चार उदाहरण हमारे पास HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 जो है उसका मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल और H2CO3 होता है कार्बोनिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये चारों के चारों जो हैं वो खनिज अम्ल के उदाहरण हैं हमारे पास। खनिज अम्ल जो है वो खतरनाक होते हैं, इनको हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके अलावा जिन अम्लों में पानी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है, उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। मतलब पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज़्यादा, उनको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और सांद्र अम्ल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनको बड़ा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। और जिन अम्लों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब अम्ल कम होगा और पानी ज़्यादा होगा, उनको हम तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सांद्र से तनु बनाने का जो प्रोसेस है इसको हम तनुकरण कहते हैं। मतलब सांद्र से अगर मुझे तनु बनाना है, मतलब पानी और ऐड करना है, तो उस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। और तनुकरण करने के लिए हम हमेशा पानी में अम्ल मिलाते हैं, उसका उल्टा नहीं करते। पानी में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल में पानी नहीं मिलाते हैं। इसका कारण हम अभी आपको बताते हैं क्यों। देखिए, हमारे पास अम्ल है और पानी है अलग अलग बर्तनों में, तो हम हमेशा अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालेंगे और कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे, मतलब उसको हिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। इससे होगा क्या, अम्ल और पानी के मिलने से जो अभिक्रिया होती है उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो पानी में जब अम्ल मिलाया जाता है तो पानी जो है उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ही समा लेता है उसको, और इसीलिए हम उसको बार बार हिलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहेंगे। इस प्रकार से जो सांद्र अम्ल है जिनमें पानी की मात्रा कम थी उनसे तनु अम्ल बनाए जाते हैं। अगर हम उल्टा करेंगे, अगर हम पानी में अम्ल मिलाते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, सारा अम्ल जो है हमारे ऊपर गिर सकता है और हम जल सकते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसलिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल में पानी नहीं मिलाया जाता। अगर कोई कारण पूछे तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है, जब हम अम्ल में पानी मिलाते हैं तो ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। और जब हम पानी में अम्ल मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ऊष्मा निकलेगी उसको पानी अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसके बाद अम्लों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ हैं अम्ल की। सबसे पहला है धातुओं से अभिक्रिया। कोई भी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ पर अम्ल और क्षारकों की जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी आप देखेंगे ज़्यादातर में या सभी में लगभग लवण जरूर बनते हैं। लवण के अलावा जो चीज़ बनती है उस चीज़ को हमने खास ध्यान रखना है। जब धातुओं से अम्ल करते हैं, धातुओं से अम्लों की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया गया तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड जो है वो एक लवण है और हाइड्रोजन गैस उसमें निकली है। अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो उसमें बबल्स बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। बुलबुले बनने से हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पे कोई गैस बनी है, लेकिन हाइड्रोजन गैस ही बनी है इसका पता करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम है पोप टेस्ट। अब ये टेस्ट किस तरह से काम करता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई अभिक्रिया कराया जाता है तो उस अभिक्रिया में जब बबल्स बनेंगे तो एक जलती हुई तीली या मोमबत्ती उस परख नली के पास ले जाई जाती है, और जैसे उसके पास ले जाते हैं तो वो जो तीली थी या मोमबत्ती थी वो पोप आवाज़ के साथ जो है वो बुझ जाती है।
मतलब हल्की सी आवाज़ आएगी, पोप छोटे पटाखे आते, छोटे दीवारों पे मारने वाले पोप बम बोलते थे जिनको, उन जैसी आवाज़ आएगी और मोमबत्तियाँ जो माचिस की तीली है वो बंद हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस बनी है। तो इस टेस्ट को हम पोप टेस्ट कहते हैं। इससे हम पता करते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही बनी है। और क्योंकि अम्ल जो है वो धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए उसमें खट्टी चीज़ें, क्योंकि खट्टी चीज़ों में अम्ल होता है, तो खट्टी चीज़ों को हमें धातुओं के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद है धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए, कार्बोनेट होते हैं जिनके पीछे CO3 लगता है, और बाइकार्बोनेट होता है जिनके पीछे HCO3 लगता है। ये दोनों ही जो ग्रुप हैं, दोनों ही जो समूह हैं, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तीन चीज़ें बनाते हैं। पहला है लवण, दूसरा है पानी और तीसरा है CO2 गैस। अब देखो यहाँ पर CO2 गैस बन रही है, पिछले वाले में हाइड्रोजन गैस बन रही थी। यहाँ पर पहले देख लीजिए, कार्बोनेट का जो ग्रुप है उसके अंदर CO3 है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन पहले से ही है। ऐसे ही इसके अंदर भी कार्बन ऑक्सीजन पहले से ही है। तो इन दोनों के दोनों में अगर अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमेशा लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब यहाँ पर भी एक गैस बन रही है तो वहाँ पर भी बुलबुले बनेंगे। अब जो गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, इसकी पहचान करने के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट है। क्या टेस्ट है? देखो, हम एक परखनली में जो चूने का पानी होता है वो लेंगे। चूने का पानी का रंग जो है लगभग पानी जैसा ही होता है। फॉर्मूला है उसका CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। जब इसमें जो गैस बन रही है उसको जब हम पास कराते हैं तो जो रंग था, पहले देख लीजिए रंग में परिवर्तन देखो, यहाँ पे पानी जैसा रंग था, अब वो जो रंग है वो दूध जैसा हो गया, सफ़ेद। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जो कलर है वो मिल्की हो गया, मतलब दूधिया रंग हो गया, या फिर मैं कहूँ कि सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। और थोड़ी देर और अगर पास कराते रहते हैं तो वापस से जो पहले रंग था वो ही रंग दोबारा से हो जाता है, मतलब पानी जैसा सा रंग हो जाता है दोबारा से। उसका कारण ये है कि और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम उसमें से निकालते हैं तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसका रंग भी पानी जैसा होता है। तो इस टेस्ट की मदद से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा है हमारे पास धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से अम्लों की अभिक्रिया। देखिए, धातु के ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और क्षारों की अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर उदासीन हो जाते हैं, एक लवण बनता है और पानी बनता है। सेम वही अभिक्रिया यहाँ पर होगी। अम्ल और धातु के जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो दोनों आपस में मिलकर एक लवण बनाते हैं और दूसरा पानी बनाते हैं। कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, जैसा कि आपके सामने है एक अभिक्रिया। CuO कॉपर का ऑक्साइड है, HCl के साथ अभिक्रिया कराई तो कॉपर क्लोराइड बन गया हमारे पास एक लवण, और H2O जो है वो पानी है। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही प्रकार है, उदासीन हो जाता है क्योंकि जो धातु के ऑक्साइड हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और क्षारक और अम्ल मिलके लवण और जल बनाते हैं। एक और उदाहरण हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षारक है और HCl जो है वो एक अम्ल है, दोनों मिले एक लवण बन गया NaCl, और H2O जो है वो जल बन गया। अब जो हमने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, इन अभिक्रियाओं के पीछे या सभी अम्लों में जो सामान्य चीज़ है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी अभिक्रिया हमने अभी तक पढ़ी है उन सब के पीछे का कारण है कि जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल जो है पानी के साथ घोलने पर H+ आयन छोड़ते हैं। ये H+ आयन की वजह से ही सारी अभिक्रियाएं होती है। H+ आयन कह लीजिए या फिर H3O+ आयन कह लीजिए। H3O+ आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये H3O+ कैसे बना? देखिए, H+ था, H+ में अगर और ज़्यादा हम पानी मिलाएंगे तो बन जाएगा H3O+। तो H3O+ आयन कह लीजिए या फिर H+ आयन कह लीजिए, जितने भी अम्ल अभिक्रिया करते हैं वो इसी H+ आयन की वजह से करते हैं। चाहे वो लिटमस पेपर का रंग बदलने वाली अभिक्रिया हो, चाहे वो मेथिल ऑरेंज का रंग बदलने वाली अभिक्रिया हो, चाहे वो धातु के साथ अभिक्रिया हो, चाहे वो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो, सभी चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ है, वो है H+ आयन। और ये H+ आयन केवल कब निकलता है? जब इसको पानी में घोला जाता है। अगर पानी में नहीं घोलेंगे तो H+ आयन भी नहीं निकलेगा और अभिक्रियाएँ भी नहीं होंगी। अम्लों का अम्लीय व्यवहार इसी आयन के कारण होता है, बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर देखिए, जिन अम्लों में H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल का मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रोंग।
अगर H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है तो वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जैसे हमारे पास 3 उदाहरण है, HCl, H2SO4 और HNO3। उसके अलावा जिसमें H+ आयन की मात्रा कम होती है उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर। जैसे कि जितने भी जैविक अम्ल हैं जो हमने पढ़े थे, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, वो सारे के सारे कमज़ोर अम्लों में आते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। वहीं जो H2CO3 है, जो कार्बनिक अम्ल है, वो भी एक दुर्बल अम्ल है। तो जिनमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है वो प्रबल, और जिनमें कम होती है उनको दुर्बल कहा जाता है। इसके बाद बात आ जाती है क्षारकों की। क्षारक, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने में चिकने महसूस होते हैं, ये चीज़ें तो हमें पता है। उदाहरण है हमारे पास NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसके पीछे OH लग गया उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे अगला है हमारे पास KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे क्षारकों के उदाहरण हैं हमारे पास। अब यहाँ पर भी वही बात है, जिन क्षारकों में पानी की मात्रा कम होती है, पानी कम और क्षारक ज़्यादा, तो वो सांद्र क्षारक कहलाएंगे। पानी ज़्यादा है तो वो तनु क्षारक कहलाएंगे। उसके अलावा जैसे कि अम्ल जो है वो पानी में घोलने पर H+ आयन छोड़ते थे, ये जो क्षारक हैं ये पानी में घोलने पर OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं, OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, मतलब इनमें से कुछ क्षारक होते हैं, जैसे हमारे पास पहले वाले 2 हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में घुल जाते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्षारक की बजाय क्षार कहते हैं। क जो है उसको हटा देते हैं, क्षारक की बजाय क्या कहते हैं, क्षारक। क्षारक की जगह क्षार कहते हैं उन क्षारकों को जो पानी में घुलनशील होते हैं। अब जैसे हमने अम्लों के बारे में पढ़ा था, प्रबल और दुर्बल, इसी तरह से क्षारक भी होते हैं। जिस क्षारक में OH नेगेटिव आयन की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं, और जिनमें कम होती है उनको दुर्बल कहते हैं। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, दुर्बल मतलब कमज़ोर। अब क्षारकों की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। धातुओं से अभिक्रिया, जैसे अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते थे, उसी तरह से क्षारक भी हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये उदाहरण है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है जब धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तब भी, और अम्ल के साथ करती है तब भी। इसके बाद अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम धातु ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि धातु ऑक्साइड खुद क्षारकीय प्रकृति की होती है और क्षारक आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर वो अम्लीय प्रकृति के हैं तो वो क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, इसकी अभिक्रिया कराई गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि कार्बन एक अधातु है तो उससे जब अभिक्रिया कराएंगे तो एक लवण बनेगा और जल बनेगा। तो ये भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रकार है। इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या, बार बार इस्तेमाल हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जब अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, एक अम्ल ले लीजिए एक क्षारक ले लीजिए, इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो उस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करते हैं। अम्ल का अपना एक प्रभाव है H+ आयन की वजह से, क्षारक का अपना एक प्रभाव है OH नेगेटिव आयन की वजह से। दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों अपने प्रभाव को ख़त्म करते हैं, इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षारक है, HCl जो है वो एक अम्ल है, इन्होंने मिलकर बनाया लवण और जल। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा लवण और जल ही बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, कई लोगों के मन में डाउट होता है कि सभी जो लवण होते हैं वो उदासीन होते हैं। ऐसा नहीं है, सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं। कुछ लवण अम्लीय भी होते हैं और कुछ लवण जो है वो क्षारकीय भी होते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, अगर एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में मिलते हैं, दोनों प्रबल हैं, दोनों ताकतवर हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा। इसी तरह से अगर दोनों दुर्बल थे तब भी उदासीन बनेगा। परंतु अगर एक अम्ल जो है वो प्रबल है, क्षारक जो है वो दुर्बल है,
तो लवण के ऊपर हमेशा जो ताकतवर चीज़ है उसका प्रभाव दिखेगा। ताकतवर कौन है? अम्ल है, तो वहाँ पर अम्ल का प्रभाव दिखेगा और ये अम्लीय लवण बनेगा। वहीं दूसरी ओर अगर इसका उल्टा होता है, मतलब अम्ल दुर्बल है और क्षारक प्रबल है, तो इस बार क्षारक का प्रभाव जो है वो लवण पर दिखेगा और जो क्षारक है, जो लवण है, वो क्षारकीय प्रकृति का बनेगा। तो ये चीज़ जरूर से नोट कर लेना। अगर दोनों चीज़ प्रबल है या दोनों चीज़ दुर्बल है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और उदासीन बनेगा। अगर अम्ल प्रबल है तो अम्लीय लवण बनेगा, अगर क्षारक प्रबल है तो क्षारकीय लवण बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सभी जो लवण है वो उदासीन नहीं होते हैं। लवण के बारे में आपने काफ़ी कुछ जान लिया है। जब अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण बनते हैं। सोडियम क्लोराइड जो लवण होता है उसको हम आम तौर पर अपने घर में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिन लवणों का या तो धात्विक भाग मतलब आगे वाला हिस्सा या फिर अधात्विक भाग मतलब पीछे वाला हिस्सा समान होते हैं, उनको एक ही परिवार के लवण कहा जाता है। जैसे उदाहरण है हमारे पास, आप इन दोनों को देखिए। पहले आगे भी सोडियम है और पीछे भी, इसमें पीछे वाले में भी सोडियम है और आगे वाले में भी सोडियम है, तो इन दोनों को एक परिवार के लवण कहा जाएगा क्योंकि इनमें आगे वाला पार्ट सेम है। वहीं दूसरी ओर ये देखिए, दो उदाहरण इनमें देखो, यहाँ पर भी क्लोरीन है और पीछे यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो ये क्लोराइड लवण कहा जाता है। इनको क्लोराइड परिवार के लवण है। तो अगर चाहे पीछे वाला हिस्सा सेम हो, चाहे किसी का आगे वाला हिस्सा सेम हो, उनको कहा जाता है कि वो जो हैं वो एक ही परिवार के लवण हैं। जैसे क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड कहेंगे, अगर ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमाइड कहते, अगर आयोडीन लगा होता तो आयोडाइड कहते। इस तरह से लवणों के परिवार होते हैं। परिवार अगर एक ही परिवार के देखने हमने, तो या तो आगे वाला हिस्सा सेम होना चाहिए या तो पीछे वाला हिस्सा सेम होना चाहिए। अगर कोई भी हिस्सा सेम नहीं है तो एक परिवार के नहीं होंगे। इसके बाद आता है पीएच। पीएच का नाम आपने सुना होगा पहले। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज हाइड्रोजन। ये एक जर्मन वर्ड है पोटेंज, जिसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन की जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है, उसका मेजरमेंट करना। जितने भी रसायन होते हैं उनका पीएच 0 से 14 के बीच में होता है। नंबर्स होते हैं, 0 से 14 के बीच का एक स्केल बना होता है, उसके अंदर सभी रसायनों का पीएच होता है। पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या मात्रा का माप, मतलब कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन है इसका माप करना जो है वो पीएच निकालता है। पीएच का जो फॉर्मूला है वो हमारे सामने है। पीएच जो है वो हाइड्रोजन की सांद्रता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो पीएच का मान कम होगा। जैसे कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच होता है 0 से 7 के बीच में। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर अम्ल की बात मानूं तो एक अम्ल जो है उसका पीएच होता है 0, तो अम्ल के अंदर हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका पीएच है 0। वहीं दूसरी ओर जो क्षारक होते हैं उनका पीएच होता है 14, ये सबसे ज़्यादा नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनमें जो हाइड्रोजन आयन है वो बहुत कम होते हैं। तो पीएच की मान से हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी ज़्यादा है। अगर नंबर छोटा है तो हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, अगर नंबर बड़ा है तो हाइड्रोजन की मात्रा कम है। इसके अलावा एक होता है सार्वभौमिक सूचक। इससे पहले हमने जो सूचक पढ़े हैं उनमें हमने ये जाना कि अम्ल और क्षारक की पहचान किस प्रकार से होती है। सार्वभौमिक सूचक एक ऐसा सूचक होता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें इसका पीएच कितना है। एक कागज होता है, स्ट्रिप होती है, उससे हमें ये पता चल जाता है उसमें जो रंग परिवर्तन, जैसे अगर उसको किसी पदार्थ में डुबोते हैं तो उसका रंग जो है वो चेंज होगा, उसके रंग के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसका जो पीएच है वो कितना होगा। तो पीएच को नापने वाला जो कागज है उसको हम सार्वभौमिक सूचक या फिर पीएच पेपर भी कहते हैं। पीएच पेपर में जो अलग अलग रंग आते हैं वो देखो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर रेड कलर आ रहा है तो 1 नंबर है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा अम्लीय है। अगर 7 नंबर के आसपास वाला रंग आ रहा है या हल्का ग्रीनिश रंग आ रहा है तो वो पानी जैसा है। अगर ये पर्पल या फिर ब्लू, डार्क ब्लू इस टाइप का कलर आ रहा है तो वो जो है क्षारकीय है। तो इस तरह से जो पीएच हैं, पीएच जो है अलग अलग होते हैं। पानी के लिए जो है, पानी या फिर जो उदासीन चीज़ें हैं उनके लिए पीएच 7 होता है, और इससे जो छोटे नंबर हैं वो सारे अम्लीय नंबर हैं, इससे जो बड़े नंबर हैं वो सारे क्षारकीय नंबर होते हैं। जितना हम इस 7 नंबर से दूर जाएंगे उतनी ही अम्ल जो है वो ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे। इसी तरह से जितना दूर जाएंगे उतने क्षारक भी ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो ये अम्ल है मेरे पास जिसका नंबर है 1, इसके अंदर H+ आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। वहीं जो क्षारक है जिसका नंबर 14 है उसके अंदर H+ आयन की मात्रा बहुत ही कम होगी, क्योंकि
जितना बड़ा नंबर उतनी ही आयन की मात्रा कम, जितना छोटा नंबर उतनी ही आयन की मात्रा ज़्यादा। ये होता है पीएच का मतलब। अब पीएच जो है हमारी आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होता है समझ लेते हैं। अगर हमें एसिडिटी हो जाती है, जिसको अति अम्लता या फिर अपच कहा जाता है, अगर एसिडिटी हो जाती है उसमें क्या होता है, हमारे पेट के अंदर हमारा जो स्टोमक है, आमाशय जो है, उसके अंदर पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ज़्यादा मात्रा में अगर निकल जाता है या वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है तो हमें अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, खट्टी डकार वगैरह आनी। तो उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अम्ल की मात्रा बड़ी है और अगर हम उसमें थोड़ा क्षारक डाल देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। तो उसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फिर एंटासिड की टैबलेट्स डाल देते हैं, हम अपने खा लेते हैं, जिससे जो है अम्ल का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों अम्ल और क्षारक मिलकर उदासीन हो जाएंगे और हमें अम्लता या फिर जो अपच है, एसिडिटी है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा है हमारे पास दांतों का क्षरण। आपने देखा होगा कई बार ना हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती है, कैविटी मतलब छेद हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? देखो, दांत के ऊपर जो परत होती है सफ़ेद रंग की, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है, जिसको एनेमल कहा जाता है। परंतु जब हम रात को या फिर कभी भी खाना खाने के बाद अगर मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं, तो उससे खाना थोड़ा सा हमारे मुंह में रह जाता है और मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उस खाने को पचाकर और वहाँ पर अम्ल बना देते हैं। और एनेमल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अम्ल, और अम्ल के होते ही वो जो दांत है उसके अंदर छेद होना शुरू हो जाएगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि दांतों की या फिर मुंह की अच्छे से सफाई करेंगे, और जो हम कोलगेट वगैरह या फिर जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, ताकि अम्ल और क्षारक मिलकर उदासीन हो सके और हमारा जो इनेमल है वो बच सके। इसके बाद मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल होता है जिसको हम मेथनोइक अम्ल कहते हैं या फिर फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा क्षारक लगा देंगे, मान लो मुझे कहीं किसी पार्ट पे मधुमक्खी ने काटा, उसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा क्षारक लगा दूं, जैसे घर में बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है, अगर वो थोड़ा सा लगा दूं तो उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। मिट्टी का पीएच। पौधों को ग्रोथ करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। अगर वो पीएच नहीं मिलता है तो वहाँ पर पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे पौधे आपके जहाँ पर आप लगाते हैं वहाँ पे वो मर जाते हैं। तो उनको ठीक से लगाने के लिए उसकी पीएच की जांच होना ज़रूरी है। अगर कहीं पे ज़्यादा अम्लीय मिट्टी है तो उसके अंदर चूना वगैरह डाल के उसको क्षारकीय बनाया जाता है। अगर कहीं क्षारकीय मिट्टी तो उसके अंदर अम्ल डाल के उसको उदासीन बनाया जाता है। जीवों का जीवित रहना। जीवों का शरीर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। अगर ज़्यादा अम्ल हमारे ऊपर गिरेगा तो हम जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे जीव होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा एक झील के अंदर बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई हैं, क्योंकि मछलियों इसलिए मर गई, इस झील के अंदर एसिडिक जो है अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। तो एक हेलीकॉप्टर से कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट एक क्षारक होता है, तो वो क्षारक इसके अंदर मिलके अम्ल के प्रभाव को न्यूट्रल करेगा, उदासीन करेगा, और जो जीव जंतु हैं वो आराम से जी सकते हैं। लवणों का पीएच हमने अभी बताया था। लवण जो है वो केवल उदासीन नहीं होते, अम्लीय और क्षारकीय भी होते। जैसे हमारे पास ये वाला लवण है, इसका पीएच है 7। 7 का मतलब तो उदासीन होता है। ये एक लवण है जिसका पीएच है 6। 6 का मतलब ये जो है ये एसिडिक है। एसिडिक का मतलब अम्लीय है। और वहीं जिसका 9 है वो क्षारकीय है। वो क्षारकीय है जिसको हम बेसिक नेचर कहते हैं। तो सारे के सारे जो लवण हैं वो उदासीन नहीं होते, कुछ क्षारकीय भी होते हैं, कुछ लवण भी होते हैं। इसके अलावा लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं हमारे पास। साधारण नमक से रसायन। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम नमक से बनाते हैं। टोटल 5 केमिकल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसको किस तरह से बनाया जाता है? NaCl, नमक का पानी घोल के उसका वैद्युत वियोजन कर दीजिए। वैद्युत वियोजन जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, मतलब पानी के अंदर 2 रोड डालनी पड़ेगी। एक रोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, दूसरे रोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, वो NaOH अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड पर और हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पर। क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। तो जिस रोड के ऊपर, मान लीजिए ये रोड है, ये नेगेटिव से जुड़ी है, ये रोड जो है वो पॉजिटिव से जुड़ी है, तो नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव के पास भागेगी और पॉजिटिव वाली चीज़ नेगेटिव के पास भागेगी। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे मिलती है, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव है और
क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर मिलती है और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इस प्रकार से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है नमक के वैद्युत वियोजन से। ये जो प्रक्रिया है जिसमें ये प्राप्त होता है उसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है, कई बार पेपर में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला NaOH है, इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया से बनाया जाता है। और क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकलती है और एक क्षारक बनता है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कास्टिक सोडा के उपयोग, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। संश्लेषित रेशों के, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, रेयोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, इन सबको कहते हैं संश्लेषित रेशे। तो इनके निर्माण में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कागज बनाने का जो उद्योग होता है उसमें भी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट एक अयस्क होता है, एल्यूमिनियम जिससे प्राप्त होता है, तो उसके शुद्धिकरण में, मतलब उसको साफ सुथरा करने में भी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरा है धोने का सोडा। जो धोने का सोडा है इसका जो रासायनिक नाम है ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए ये फॉर्मूला है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और डेकाहाइड्रेट का मतलब होता है 10H2O। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, मतलब इसके फॉर्मूले में 10 पानी के जो अणु है वो जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं धोने का सोडा। और ये भी हमें किससे प्राप्त होता है? साधारण नमक से ही प्राप्त होता है। किस प्रकार से प्राप्त होता है वो आप देख लीजिए। 3 टोटल अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनसे हमें ये प्राप्त होता है। सबसे पहला ये है कि जब नमक को अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद दूसरे स्टेप में जब इसको गर्म करेंगे, जो ये प्राप्त हुआ था हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी से अलग हो जाता है और हमारे पास बनेगा Na2CO3। तो देखिए इस फॉर्मूले में से हमें ये तो प्राप्त हो गया। अब पानी की बात है तो पानी इसके अंदर 10 जोड़ लेंगे, 10 पानी के अणु इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी को हम कहते हैं धोने का सोडा। नाम से पता चल रहा है कि जो वॉशिंग पाउडर वगैरह होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है खाने का सोडा। खाने के सोडा या बेकिंग पाउडर, जिसको बेकिंग सोडा, पाउडर नहीं, पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जा सकता है। इसको प्राप्त करेंगे, जैसे वो पीछे हमने प्रक्रियाएं पढ़ी थी। सबसे पहली प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं? NaHCl, नमक को अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा हमने पहले पढ़ा था, उसको जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास ये NaHCO3 मिल जाएगा, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं। अब जो बेकिंग सोडा होता है और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा से ही बनता है बेकिंग पाउडर, लेकिन कैसे बनता है? बेकिंग सोडा के अंदर एसिटिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल मिला दीजिए थोड़ा सा, तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। मतलब सोडा जो है उसका थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा और वो जो है बन जाएगा बेकिंग पाउडर। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो जो सोडा होता है उसके अंदर आप क्या मिला देंगे? एसिटिक अम्ल मिला देंगे या टार्टरिक अम्ल मिला देंगे। उनके मिलाने से बन जाएगा बेकिंग पाउडर, जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। उपयोग क्या है? प्रति अम्ल के रूप में, जब हमें एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अम्ल का प्रभाव कहीं ख़त्म करना हो तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मधुमक्खी ने काटा तो उसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा, बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने वाला यंत्र। आपने देखा होगा आग बुझाने के जो लाल लाल यंत्र होते हैं इस प्रकार से, इसके अंदर जो है वो ये जो खाने का सोडा है इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से ये काम में आता है देख लीजिए, कैसे ये काम करता है उसको समझते हैं। देखो ये उसका सिस्टम है अंदर का। इसके अंदर क्या है? नीचे हमने इस बोतल के अंदर भरा हुआ है ये सोडा, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला है थोड़ा सा एसिड। और जब ये एसिड इसके साथ मिलेगा तो इसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग बुझाने में मदद करती है, आग बुझाने में हेल्प करती है। तो जैसे ही मैं इस बोतल को थोड़ा सा टिल्ट करूँगा, थोड़ा सा टेढ़ा करूँगा, तो ये सोडा और ये जो अम्ल है आपस में मिल जाएंगे। इनके मिलते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वो इसके बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से ये आग बुझाने के जो अग्निशामक होते हैं यंत्र, उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद चौथे नंबर पर है हमारे पास विरंजक चूर्ण, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला है CaOCl2। रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित प्रक्रिया से बनाया जाता है। जो सबसे पहला जो क्लोर क्षार प्रक्रिया थी उसमें जो क्लोरीन गैस निकली थी उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। देखिए कैसे बनता है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से आप क्लोरीन गैस जो पहली वाली क्लोर क्षार प्रक्रिया में निकली थी उसको पास करा दीजिए। मतलब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें मैं एक ट्यूब डालकर और क्लोरीन गैस उसमें से निकाल देता हूँ। जैसे उसमें से क्लोरीन गैस आएगी तो मेरे पास बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और साथ में बनेगा पानी। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सूती कपड़ों के विरंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं उनको धोते वक्त उनकी ब्लीचिंग करी जाती है ताकि उनका जो सफ़ेद रंग है वो बरकरार रहे। पानी को रोगाणु मुक्त बनाने में जो पानी होता है उसको पीने लायक बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, जिसमें उसमें हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीवाणु हैं वो मर जाएंगे, जिससे वो पानी जो है रोगाणु मुक्त हो जाएगा और पीने लायक बन जाएगा। उपचायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम उपचायक कहते हैं। इसके बाद आखिरी जो रसायन है जो नमक से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म है POP। POP का फॉर्मूला है CaSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हेमी हाइड्रेट। हाफ का मतलब होता है हेमी, इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हिंदी में अगर बोलें तो अर्ध हाइड्रेट, अर्ध क्योंकि आधा लगा हुआ है, अर्ध हाइड्रेट, ये इसका नाम होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। हाफ H2O लगा हुआ दिखेगा तो उसको हम POP कहेंगे। ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है सेम वही फॉर्मूला है, बस हाफ H2O की जगह पर 2H2O दिखेगा, मतलब 2 पानी के अणु है इसके अंदर। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो इसके पानी के जो अणु है वो निकल जाते हैं और ये POP बन जाता है। अभी के लिए आपके सामने है कि जब इसको 373 केल्विन पे मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो इसके जो पानी के जो 2 अणु थे उनमें से एक और आधा मतलब 1.5 अणु जो है, 1.5 अणु इसमें से निकल जाएगा और केवल आधा अणु रह जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा POP, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उपयोग कहाँ होता है? जैसे इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये ठोस हो जाता है, तो ठोस हो जाता है। इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में किया जाता है। वहीं जब कभी हाथ पैर की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो वहाँ पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा लोगों को प्लास्टर कराए हुए, तो मेडिकल प्रोफेशन में, खिलौना बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, इन सब चीज़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में आधा H2O है, हाफ, और जिप्सम में 2 H2O है। यहाँ पर एक चीज़ और अगर आपको बताऊँ तो आधा H2O होता नहीं है, असल में होता क्या है कि 2 कैल्शियम सल्फेट जो हैं उनके साथ एक पानी का अणु होता है। तो 2 के साथ अगर एक अणु है तो हम कहेंगे कि 1 के साथ कितना अणु होगा? आधा अणु होगा। इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O अर्ध हाइड्रेट है ये, ठीक है। तो ये सारे रसायन जो है वो हमें साधारण नमक से किसी न किसी तरह से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो ये पानी के अणु लगे होते हैं इनके पीछे, इनको हम हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। मतलब पानी के साथ मिले हुए हैं। ये जितने भी आप देख रहे हो, कोबाल्ट नाइट्रेट, इसमें भी कुछ ना कुछ पानी के अणु हैं। सोडियम कार्बोनेट इसमें भी मिलेंगे। सभी में पानी के अणु जुड़े हुए हैं और इन पानी के अणुओं की वजह से इनका रंग है, जैसे इसका लाल, सफ़ेद, इसका नीला, थोड़ा सा हरा, इसका हल्का नीला, ये सारे जो रंग हैं वो उस पानी के मॉलिक्यूल की या पानी के अणु की वजह से हैं। अगर इनका पानी उड़ा दिया जाए, गर्म करके हम इसको धूप में रख दें, तो अगर पानी गायब हो गया तो इन सब का जो रंग है वो सफ़ेद हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये उदाहरण है, देखो ये इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया हुआ है यहाँ पर
कॉपर सल्फेट जिसका रंग होता है नीला। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं पानी इसमें से निकल जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में पानी के अणु होते हैं, और जैसे हम इसको गर्म करेंगे पानी के अणु गायब हो जाएंगे, इसका जो नीला रंग था वो चेंज होके हो जाएगा सफ़ेद। और जब इसके अंदर पानी दोबारा से मिलाया जाता है तो वापस से इसका जो रंग है आप देख लीजिए कैसा हो जाता है, वापस से नीला रंग आ जाता है इसके अंदर। तो जितने भी ये आपको लवण दिख रहे हैं इस पिक्चर में, इनका जितना का भी रंग है वो पानी की वजह से है, जिस पानी को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण का जल। क्रिस्टलीकरण का जल जो है वो पानी का अणु जुड़ा हुआ होता है, उसी अणु की वजह से ये सारे के सारे लवणों का कलर होता है। जैसे इनको गर्म करें या धूप में रख दें तो इनका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।